बजे और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप के खेल को लेकर। कहा जा रहा है ट्रंप का खेल अब खत्म हो गया है। ईरान से जंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सियासी भविष्य अब दरअसल दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी में तनाव ने वॉशिंगटन की कुर्सी हिला दी है और ट्रंप की वार स्ट्रैटेजी जो है, वॉर को लेकर जो तस्वीर है, उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान अमेरिका जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रहा है। ये जंग अब सीधे सीधे ट्रंप की लोकप्रियता को टारगेट कर रहा है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ट्रंप की वॉर पॉलिसी अब उनके ही खिलाफ नजर आ रही है। अमेरिका में बढ़ते असंतोष ने उनकी राजनीतिक जमीन हिला दी। ताजा सर्वे जो सामने आ रहे हैं, ताजा सर्वे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 36%, 36% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, अप्रूव नहीं कर रहे उनके कामकाज को, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 40% था। यानी कि ट्रंप के प्रति लोगों का भरोसा तेजी से घट रहा है। और इसमें एक्सपर्ट्स माने तो एक्सपर्ट्स जो कह रहा है वो साफ तौर पर दिखाता है कि यहां राष्ट्रपति को जनता के विरोध का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इधर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने भी उनकी स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। अमेरिका ईरान जंग के बीच जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से नकार दिया, गलत बता दिया। ट्रंप ने ईरान के सामने जो भी प्रस्ताव रखा, ईरान ने उसके उलट शर्तें अमेरिका के सामने रख दी, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। तेल गैस का संकट खड़ा हो चुका है। ट्रंप खुद भी इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं। उस हॉर्मुज से ईरान अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। अपना कंट्रोल छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है। अब ईरान ने मांग रख दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा ऑफिशियल कंट्रोल रहे। मांग सिर्फ इतनी नहीं है, ईरान ने यह भी यहां पर अपनी इच्छा जाहिर की है। ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर अमेरिका और इस्राएल के जहाजों को लेकर सख्त शर्तें जो है वो लागू की जाए। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने और शांति बहाली के लिए ईरान को यह सब देने के लिए राजी होंगे, अप्रूवल देंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर के आज खास शो में अपने खास मेहमानों के साथ हम डिस्कशन भी करेंगे और समझाएंगे आपको कि किस तरीके से ये खेल जो है ट्रंप का रचा जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। कर्नल हिमांशी सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। कर्नल देव आनंद सर हमारे साथ कनेक्ट है और राम श्रीवास्तव सर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। सभी का मैं स्वागत करूंगी और शुरुआत में राम सर आप ही से कर लेती हूं। आज मिडिल ईस्ट की ये जो बारूदी जंग है, ये हम देखते हैं हर दिन एक नया पहलू जो इसमें सामने आता है, एक नया फेज। लेकिन इस वक्त तो देख रहे हैं कि हम यू टर्न भी आ रहा है, साथ ही साथ फिर स्ट्रेट वे भी दिखाई दे रहा है, फिर एक जगह जाकर ब्लॉकेज भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ईरान हार गया है, हार मान ली है। सैटेलाइट विजुअल्स हमने दिखाई हैं दुनिया को, जिसमें सीधे सीधे ईरान बारूद नजर आ रहा है। अब ये दो दावे जो क्लैश हो रहे हैं, ईरान सिरे से नकार रहा है। पोल्स जो बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो मान रहे हैं, आपका क्या मानना है? मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है असल में अभी? मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी मानवता के लिए और इस शताब्दी के इतिहास के लिए कलंक का दाग सिद्ध होगा। कारण ये है कि इस समय पूरी दुनिया इससे त्रस्त हो चुकी है और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति माना जा रहा है सब जगह, तो वो इजराइल और अमेरिका। इन्होंने जो है, क्यों युद्ध का प्रारंभ ईरान ने नहीं किया था, इन लोगों ने किया था। क्यों किया था, कैसे किया था, उनके अपने कारण थे। लेकिन ये बात अलग है कि ट्रंप के ये एस्टिमेशन में, ये कैलकुलेशन में ये भारी गलती हो गई कि उनको ये अंदाज था कि जैसे ही टॉप लीडर्स मर जाएंगे ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पिछले 30 साल में ईरान ने जंग की बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। उनके पहाड़ों में खोद कर उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं। उनके जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी हथियार हैं, जितने भी उनके
युद्ध के लॉजिस्टिक्स हैं, वो सब के सब उन सुरंगों में रखे हुए हैं। पर राम आप सर, कितनी भी सवाल तो इसको लेकर के भी खड़ा होगा ना कि एक जो हम देखते थे एक तस्वीर जिसमें कहा जाए बहुत जल्दी जीत हासिल करने के लिए वेरी क्विक जो है विक्ट्री के लिए अमेरिका ने जो पर्सपेक्टिव रखा था, जिस तरीके से उसने अपना अप्रोच रखा था, वो क्विक विक्ट्री वर्सेस अगर हम देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर जो ईरान अभी रच रहा है, इसमें अमेरिका पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से ग्राउंड फोर्स पर उतरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 6 लाख जो है IRGC के जो जवान हैं वो घात लगाए बैठे हुए हैं। जैसे ये नीचे उतरेंगे तब इनको पता लग जाएगा युद्ध क्या होता है। ट्रंप को असली में गलतफहमी ये हो गई कि उन्होंने मादुरो को जिस ढंग से उठा लिया, उनको ये अंदाज था कि सरप्राइज देकर वो किसी तरह का वहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे। उनकी नजर जो है हकीकत में देखा जाए तो ईरान और वहां की सत्ता पर नहीं है, उनकी नजर वहां की तेल पर है। जिस तरह से उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन को बलि का बकरा बना दिया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, लीबिया को धराशायी कर दिया, उन सब जगह पर अमेरिकन कंपनियां तेल निकाल रही हैं, बेच रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं और ये दुनिया को पेट्रो मूर्ख बना डॉलर रही हैं। जो ये संधि है, चाहे हम डॉलर को लेकर कहें, उसको बूस्टअप देने को लेकर कहें, या तेल की स्थिति जो अभी हम देख रहे हैं, तेल का खेल डोनाल्ड ट्रंप रच ही रहे थे, अभी तक कह रहे थे इतने इतने जंगे रुकवा दी, इतना जो दुनिया भर में त्राहिमाम चल रहा था वो हमने ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पर होता हुआ अलग ही नजर आ रहा है। यहीं पर वो क्योस की वजह बन रहे हैं। हिमांशी जी ये बताइएगा, हम जो इस वक्त देख रहे हैं अमेरिका एक बदहाल स्थिति पर पहुंच चुका है, एक ऐसी स्थिति पर जहां उसे अंदर देश के भीतर भी लड़ना पड़ रहा है। चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहें, डोनाल्ड ट्रंप देश के पास भी एक जो पक्ष रख रहे हैं उसमें भी फेल नजर आ रहे हैं। वो चाहे हेग्सत को लेकर के हम बयान देखें, हेग्सत सीधे सीधे आकर कह देते हैं प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि ईरान के साथ जब भी बातचीत होगी बिना वेपन्स के हो ही नहीं सकती है। तो ये क्या कॉल हुआ? नमस्कार, जय हिंद। देखिए 1988 में ईरान की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में एक झड़प हुई थी जिसको ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस कहा गया था, जिसमें ईरान को काफी नुकसान किया था। लेकिन 1988 का ईरान और अब का जो 2020-26 का जो ईरान है उसमें बहुत फर्क है। इसके अलावा जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, देखिए जब ईरान के अंदर 1979 में हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, जिसमें इनके जो डिप्लोमैट्स थे उनको बंदी बना के 444 दिन ईरान ने रखा था। उसके बाद जिमी कार्टर जो है सन 1980 का अपना चुनाव हार गए थे, और वही सेम स्थिति इस समय है। तब भी ऑयल क्राइसिस हुआ था, तब भी जो अमेरिकी जनता है उसने इजरायली शख्स है, वो तो चार्टर को ही श्रेड कर देते हैं, उसके बाद उनका ये बयान भी चेंज हो जाता है। अभी वो फिर से दोबारा से अमेरिका प्रो अमेरिका नजर आ रहे हैं। देखिए अमेरिका के अंदर एक धड़ा है जो मागा में बिलीव करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के पास है, लेकिन जो आम जनता है वो इस समय, चाहे अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, लेकिन जो आम जनता है उसकी पॉकेट ऑलरेडी जलने लग गई है इस युद्ध से। और उसके अलावा भी देखिए हर जगह लोग ऐसे जलने का सीधा असर ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेप बैक ले रहे हैं। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रही है लाइन, वो ये हो रही है आनंद सर, हम देखते हैं कि कहा गया कि ये लड़ाई क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए शुरू हुई थी क्या, जो ये बंद हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा इसके ऊपर? जी मेरे से सवाल है आपका? जी मेरे से सवाल है। जी आप ही से सवाल है आनंद जी। नमस्कार, जय हिंद। और आज मैं सबको रामनवमी की आपके दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा। और जैसे आपने सवाल किया, मैं ये इस पर एक दो बातें, मैं क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। देखिए जहां तक इस युद्ध को हर व्यक्ति को अपना अधिकार है किस नजरिए से देखता है और कौन देश कैसे देखता है, पर यहाँ सबसे मुख्य बात जो मैं बताना चाहूंगा, देखिए हॉर्मुज पे आने से पहले ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो अपनी सेनाओं के बिल्कुल प्रमुख हुए, वो सर्व जो व्यक्ति होते हैं वो हैं, और ये उनकी ताकत है। और आज ये ट्रंप वर्सेस ईरान देखना गलत है युद्ध को। और कोई भी युद्ध साहब ऐसे शुरू नहीं होता है जो लोग जनरली आजकल बातें करते हैं। बहुत सारे विद्वान भी हैं उसमें, सैनिक भी है जो कहते हैं ट्रंप ने शुरू किया। नहीं, मैं ये मानता हूं उनकी राष्ट्र नीति है, लंबी प्लानिंग के साथ करते हैं। और बिल्कुल दूसरी बात इसमें मैं बताना चाहता हूं, देखिए जहां तक उन शर्तों का क्या जो ईरान ने रख दिया है, अब वो कह रहे हैं कि आपको तो मुआवजा भी देना पड़ेगा, जो हम लोगों को लॉस हुए उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, उसके लिए कौन रेसिप्रोकेट करेगा? बीच में बोलेंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता, माफी चाहूंगा मैं।
प्लीज, मैं सवाल आप खत्म अपनी नहीं बात कर रखिए, पाता हूं, आप प्लीज बीच में आ प्लीज। गए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आइदर गिव मी टाइम और प्लीज यू कंटिन्यू देन। नहीं नहीं, आप बताइए ना प्लीज। तो फिर बीच में ना बोलिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रंप की पहली बात है। अब दूसरी बात, ये युद्ध जो चल रहा है, देखिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैसेट्स हैं। इजराइल है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। तो आज ये कहना कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसका एक शिप खत्म हो गया, एक हवाई जहाज गिर गया, वो युद्ध का डिसीजन नहीं करता है। और कोई भी युद्ध होगा साहब, दो गली पे दो आदमी भी गुस्सा आपस में लड़ते हैं तो नुकसान होता है, नुकसान लाजमी है। पर सवाल यह है कि अमेरिका के जो 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 उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, क्या वो अचीव कर पाया? आपने सवाल किया, हॉर्मुज खोलने की बातें हो रही हैं, बंद करने की बातें हो रही हैं। देखिए, ये एक युद्ध के विभिन्न आयाम है। इजराइल क्लियर है कि जब तक ये डीन्यूक्लियराइज नहीं होगा, जब तक ये अपने मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, तब तक वो लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि उनके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। ईरान का जहां तक ताल्लुक है, देखिए पता नहीं दुनिया में चिंता हो रही है, भाव बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। अरे साहब, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो क्या फ्लाइट ऊपर से जा सकती है क्या? ऑब्वियसली नो। तो जब दो राष्ट्र, दो देश लड़ रहे हैं तो वहां दिक्कत तो आएगी। हाँ, उसके अंदर यह कि तकलीफ हो रही है। एक नैरेटिव में देख रहा हूं कि जो ये कह रहा है कि अमेरिका हार रहा है। आई कैन टेल यू, मैं ये मानता हूं, जितना युद्ध का मेरा ज्ञान है, अमेरिका एक वो ताकत है दुनिया की जिसको आज के दिन बातें कर लो बैठ करके, सोशल मीडिया पे कमेंट कर लो, एक देश में हिम्मत नहीं है जो अमेरिका को बोल सके कि तुम गलत कर रहे हो। ये ताकत इवन रूस भी उसको नहीं कह पा रहा है, अपनी इच्छाएं जाहिर करता है। तीसरी बात, ये युद्ध लंबा चलेगा, कल खत्म नहीं होगा। और इस युद्ध का मुख्य कारण चलने का ये है, अमेरिका ने जिस प्रकार से रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद की और रूस को हराने का काम किया, यही नहीं 1981 में रूस को तोड़ने का काम किया। मुझे लगता है कि रूस जिस प्रकार से ईरान का समर्थन कर रहा है, ईरान समर्थन कर रहा है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। हाँ, हॉर्मुज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए ईरान, अमेरिका, दुनिया के जो भी लोग हैं, यहां पर तेल का बहुत बड़ा आवागमन है। भारत का भी करीब 60% तेल वहां से आता है। इट्स ओके, जब वो देश लड़ रहे हैं तो खामियाजा तो दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं अमेरिका के अंदर कि ट्रंप जाएगा आएगा। अरे साहब, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, खुशी होती है कि उसको ठिकाने लगा दिया, पर अमेरिका को आज कोई मना करने वाला मैंने एक स्टेटमेंट नहीं सुना, जो इवन भारत में भी नहीं कहा उनको कि आपने गलत किया। भारत भी ये कहता है शांति चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हॉर्मुज स्ट्रीट क्लियर होगी। ईरान ने उनको क्या बोला, उसने क्या बोला, ये मैं मानता हूं चलते रहेंगे, और एंड के अंदर ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसा मैं देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल आनंद जी, आपने पूरी तरीके से बताया, पूरा समय लेकर के, कि किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनती हुई नजर आ रही है। एनके मिश्रा, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या ये लड़ाई पूरी तरीके से प्लान्ड ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर की गई थी? क्या ये केंद्रित ही उसी पर नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो स्टैंड रख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करेगा कि नहीं करेगा, ये स्थिति क्यों आ रही है आखिर? अनम्यूट कीजिएगा एनके मिश्रा। अनम्यूट। जी जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, वापस से म्यूट हो गया है। अब आया? आ रही जी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। रितु, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा। हम लोग पिछले डिबेट में थे, लास्ट टू लास्ट यस्टरडे, तो मैं कुछ बोल रहा था इसी चीजों पे, तो आपने बोला था कि बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिएगा। शायद अगर आज आप जिस टॉपिक पे आपका चैनल यहाँ पे बहस कर रहा है, उस टॉपिक को मैंने उसी दिन कह रहा था। ठीक, खैर अब आते हैं आज आपकी बात पे। देखो, ये युद्ध जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट बता रहे थे, ये युद्ध ना मिनिमम 200 डेज यानी कि 7 महीने जाने वाला है लगभग। अब आते हैं आपके हॉर्मुज पे। ये पूरी लड़ाई ना तेल के लिए है, मैं जब पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, एनर्जी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। और हॉर्मुज में जो द्वीप है, खार्ग द्वीप, वहां पे अमेरिका अपना कब्जा चाहता है, और उस कब्जे को लेके वो साम दंड भेद नीति सब अपनाएगा। और सबसे पहली बात कि वो अपने ओल्ड स्कूल थॉट पे जा रहा है अमेरिका,
अभी जो हम न्यू वॉरफेयर देख रहे थे उसमें देखा कि हम फिट नहीं बैठ रहे, तो वो अपने ओल्ड स्कूल के तरफ जा रहा है और ईरान को कभी नहीं छोड़ने वाला अमेरिका, ये आप ध्यान रखें। आप आगे पूछे अब, क्योंकि बीच में आपकी आवाज चली गई थी। ठीक है इनके मिश्रा जी, वापस लौट रहे। एक बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बयान सामने आया। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरान पर हमले जारी रखेंगे, ईरान को गलतफहमी ना हो किसी भी कीमत पर। ईरान भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, बीच से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और जंग का मैदान छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान समझ रहा है उसकी हार हो चुकी है। ईरान ने हार का सच नहीं माना तो हमला और ज्यादा आगे बदस्तूर जारी रहेंगे। इसको लेकर के तस्वीर यहां पर पेश की जा रही है। ईरान भागने की कोशिश कर रहा है। राम सर, ये जो कॉल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कई दफा वो रख चुके हैं। कह रहे कि ईरान में जब हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी, वहां पर बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। नेवल फोर्सेस फेलियर साबित हो गई, एयरफोर्स फेलियर साबित हो गई, वहां पर ग्राउंड पर ऑपरेशंस नहीं चला पा रहे, उनकी जो काजा लीडरशिप टॉप खत्म हो चुकी है। इन तमाम दावों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी ये कह रहे हैं कि ईरान हार मान चुका है। देखिए, ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ये अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है। ईरान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, क्या गिफ्ट दिया है लोगों को पता नहीं था। और वो समझौता किससे कर रहे थे? ईरान ने क्लियर कट मना कर दिया, हमने तो कोई समझौता नहीं किया। संभवतः कूटनीतिक क्षेत्रों के समाचार थे कि वो रजा पहलवी के लड़के से समझौता कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखवा रहे हैं, खरग आइलैंड को अपने 99 ईयर्स की लीज पर लेना चाहते हैं। इस तरह का वो अंडरग्राउंड जो है डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था। और बाद में वो इसको डॉक्यूमेंट के आधार पर खरग आइलैंड पर, जहाँ की हार्मोज की जलदमरूमत पर नियंत्रण होता है, उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है यदि युद्ध का और विस्तार हुआ तो ये मान कर चलिए अड़ोस पड़ोस के देश, मतलब कौन? बहरीन है, कुवैत है, आपका ओमान है और सऊदी अरब है, इन सब के ऊपर वो धुआंधार हमला करेगा। अभी भी जो स्थिति हो रही है, 12 देशों के जो मिले थे लोग, उनको उन्होंने इसका बस ना की थी। लेकिन ये बात भी उनको समझ में आ गई है कि यूएस के जो अम्ब्रेला के अंदर ये अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के जो कैंप्स थे उनको ईरान ने बर्बाद करने की कोशिश की। तो वहां के जितने भी अमेरिकन सिपाही हैं उन शहरों के होटलों में जाकर ठहर गए। अब ईरान ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो युद्ध तो भड़केगा और भड़केगा। और मुझे इसमें सबसे बड़ी आशंका ये है कि जंग से बचने के लिए और इसका एकमात्र हल करने के लिए कहीं अमेरिका गलती से नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग ना कर ले, क्योंकि ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कहा था कि अमेरिका जो है सरप्राइज देने में यकीन करता है। जैसा कि हिमांशी जी इस पर जरा रिएक्ट कीजिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस पक्ष में है कि ये जो हमलों का सिलसिला है ये अभी रुकना नहीं चाहिए, भी और आगे जारी रहना चाहिए। खास तौर पर वो इंसानियत का हवाला दे रहे हैं। बैक टू बैक हमने देखा, जब डिमोना पर अटैक हुआ या राद पर हुआ, उसके बाद भी उनका पक्ष यही था। देखिए, मैं अपने विचार अगर स्पष्टता से रखूं तो नेतन्याहू के अगेंस्ट जो वॉर क्रिमिनल के ऑलरेडी वारंट निकले हुए हैं। और जब ये युद्ध शुरू भी हुआ था तो जिस तरह से स्कूलों को निशाना बनाया गया था, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया था, जो गैस के जो सप्लाईज है उसको निशाना बनाया गया था, तो ईरान तो पलट के उन्हीं जगह पे जवाब दे रहा है। अगर आपके उसके नतांज, इस्फहान और बुशहर पे हमला करेंगे तो वो आपके डिमोना पे हमला करेगा। तब आपको फाउल क्राई नहीं करना चाहिए। देखिए, युद्ध में जब आप एक बार उतर आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि एनिमी को यहां हमला करना चाहिए और यहां हमला नहीं करना चाहिए, फिर युद्ध की स्थिति होती है। और इसमें पूरा जो एक बड़ी जो बात है, देखिए, अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं है कि उनके पास हथियार कम है या मिलिट्री माइट में कमी है। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि जो स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। तो उस चूक की वजह से शायद ये कहीं भूल गए कि ईरान इनको एक लंबे और थकाऊ युद्ध में उलझा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इस युद्ध से पहले खुला हुआ था, उसके बाद में बंद हुआ है। और जहां तक ईरान की तैयारियों का सवाल है, तो देखिए, ईरान ने अभी से तैयारी नहीं की। 1979 से वो बहुत क्लियर था कि अगर उस समय जब मोहम्मदन की सरकार थी तब तो कोई डेथ टू अमेरिका के नारे नहीं लगाता था ना, तब आपने उसको चेंज करके शाह को बैठाया था।
और आपने शाह को क्यों बैठाया था? क्योंकि आप ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन 1979 में जब खुमैनी आए तो सारा सत्ता परिवर्तन हो गया। अमेरिकन कल्चर को उन्होंने बाइकआउट किया और उन्होंने अपनी जो मुस्लिम रीति रिवाज है, शिया रीति रिवाज है, उसको वहां पर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब अब वहां पर उस तरह की सरकार है, जो हम नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। देखिए, जब विचारधारा से आपको लड़ना होता है, उसको बदलने में आपको बहुत लंबा समय चाहिए। ये एक मिलिट्री युद्ध से खत्म नहीं किया जा सकता है। और अब जो स्थिति है, जैसा मेरे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे, युद्ध इससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि अब जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान भी कर रहा है, तो इनको लगा था कि 12,700 सैंक्शन से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन ईरान के पास भले ही परोक्ष रूप से हो, लेकिन उसके पास चाइना का और रशिया का सपोर्ट है। और इसीलिए वो इस स्थिति में भी, अगर आप बॉम्बार्डमेंट के बाद भी जो उनके अपार्टमेंट्स हैं, उनकी पिक्चर्स देखिए, तो वहां पे आपको बहुत ही रिचनेस और रॉयल्टी देखने को मिलेगी। आप सोफे देखिए उनके और बाकी चीजें देखिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान ने न सिर्फ अपनी जो इकोनॉमी है उसको ठीक ठाक रखा, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा था, लेकिन उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा किया। उसने जिस तरह के अपने मिलिट्री इक्विपमेंट है, चाहे वो ड्रोन्स हो, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चाहे यूक्रेन हो, चाहे हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल भर भर के किया जा रहा है। उसके ड्रोन्स बहुत एडवांस है और उस चीज को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रिशिएट कहा। उसके मिसाइल्स, जिस तरह से क्लस्टर बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, जिसके लिए नेतन्याहू चिल्ला रहे हैं कि ये फाउल है, और डांसिंग मिसाइल्स, तो कहीं ना कहीं आप उनको नाम जो मर्जी दे दीजिए, लेकिन विध्वंसक वो है। और इसीलिए इस युद्ध की जो स्थिति है मुझे बिल्कुल सुधरती नहीं दिख रही है, क्योंकि ईरान अभी तक तो बहुत डिफेंसिव पे खेल रहा था, अब वो ऑफेंसिव पे आ गया है, क्योंकि उसने जिसको खोना था वो उनको खो चुका है। उसके बाद जिस तरह से आपने लगातार बॉम्बार्डमेंट करके, कार्पेट बॉम्बिंग करके उसकी पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ईरान कुछ चीजों में बहुत क्लियर है। उसको पता है कि अगर अब इस समय वो झुक गया तो वो जीवन में कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ईरान की कोशिश आर या पार की लड़ाई की है, और जब तक उसके टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं वो नहीं झुकेगा। क्योंकि अगर वो इतनी बुरी स्थिति में होता तो वो शर्तें नहीं रख रहा होता, वो शर्तों को मान रहा होता। लेकिन जिस तरीके से 6 शर्तें उसने भी अपनी तरफ से रखी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्तें हैं कि भाई हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए, हम अपना जो भी न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, हम पे हमले बंद किए जाएं, और बाकी भी जो शर्तें हैं वो बहुत सख्त शर्तें हैं। तो अब दोनों पार्टीज को अगर बात करनी है तो इसमें नेतन्याहू का भी शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इजराइल के यहां पर शांति नहीं आ सकती है। तीनों पार्टीज को मिलकर बात करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी टेबल पे आएंगे। हालांकि युद्ध की स्थिति कैसी भी चली हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा ओपन होती है, कंट्रीज एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही होती है, बिकॉज अल्टीमेटली नोबडी वांट्स वॉर। और इस समय तो स्थिति ऐसी है कि हर किसी को इस वॉर से एग्जिट चाहिए, लेकिन क्योंकि साख की बात आ गई है, तो अब कोई सामने से अपनी तरफ से ये नहीं कहेगा कि हाँ हमें इस समय शांति की आवश्यकता है। जी ऋतु जी। बिल्कुल हिमांशी जी, और एक बड़ी खबर भी इसी को लेकर के सामने आ रही है। ईरान ने यूएस का F-18 गिराने का दावा किया। अमार की F-18 विमान गिराने का दावा और सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। IRGC की तरफ से बाकायदे इसको लेकर इंफॉर्मेशन भी दिया गया, बड़ा दावा किया गया है। IRGC ने F-18 को मार गिराने के सबूत तक दिए हैं। अब इसे कैसे लिया जाए आनंद जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि बिल्कुल सक्सेसफुली टारगेट को हिट किया गया है और संपूर्णतः जो मिशन था उसमें कामयाब भी हुए हैं। F-18 को मार गिराने के सबूत बाकायदे IRGC ने दिए हैं। अब इस कॉल को लेकर कहें या फिर कंपेंसेशन को लेकर के कहें, ये तमाम शर्तों को लेकर के कहें कि ठोस प्रमाण दीजिए कि आप इसके बाद हमले नहीं करेंगे अगर सीज फायर हो जाता है तो ये तमाम कड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा कि उन्होंने गिराया होगा, और मैं मानता हूं गिराया भी होगा, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत डिसेप्शन प्लान या दुश्मन को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाएं वो अलग बात है। पर क्या हो गया, एक हवाई जहाज गिर गया तो देश के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इसको कोई ज्यादा खतरे की घंटी नहीं देखता हूं। हाँ, टेक्नोलॉजी उनकी सुपीरियर थी, पर जैसे मैंने बताया कि ईरान लड़ाई नहीं लड़ रहा अमेरिका से, रूस और चीन पीछे खड़े हैं उसके, वो हर प्रकार की सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मिसाइल्स भी चाइना दे रहा है, और रूस भी देखिए पीछे से पूरा युद्ध, जैसे मैंने कहा, अमेरिका और रूस चाइना के 2 ब्लॉक हैं। एक तरफ यूक्रेन की पिटाई हो रही है, अब ईरान की पिटाई हो रही है। पर यहां पर मैं आपसे एक बात इसी विषय पर रखना चाहता हूं, वो ये देखिए, ईरान के अंदर जो आज लड़ाई हो रही है, IRG कोई ये ईरान की सेना नहीं है। आई डोंट नो ये लोगों को पता भी है कि नहीं है।
ये खोमेनी की फौज है। और जहां तक एयरफोर्स से नेवी का ताल्लुक है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। और आईआरजी के अंदर जो कमांड कंट्रोल है उनका 31 जगह दे दिया गया था डिसेंट्रलाइज्ड। अब खोमेनी के मरने के बाद जो अगले उनके उत्तराधिकारियां हैं उनका पता भी नहीं है सच्ची मायने में। अब जो लड़ाई चल रही है उन 31 पॉकेट से इंडिपेंडेंट कमांडर्स लड़ रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा, युद्ध रुकता है तो भी मैं दुनिया के लिए खतरे की घंटी देखता हूं। वो कैसे? देखिए, ईरान दुनिया का वो देश है जिसने 79 से लेकर के आज तक वो आतंकवादी संगठनों को उसने जन्म दिया है, उनको ट्रेनिंग किया है, उनको पैसा दिया है, उनको साजो सामान दिया। वो हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक के अंदर इराक मिलिशिया। अगर इन चारों के अगर आप खात्मा नहीं करती है दुनिया, और क्योंकि आज वो जिंदा है, आज अभी भी, तो मान के चलिए ईरान दुनिया को ब्लैकमेल आने वाले समय में, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे, विचारधारा का युद्ध हो चुका है। और ईरान सदैव विचारधारा पे लड़ रहा था। और अब होने के लिए कुछ है नहीं ईरान के पास। ईरान के पास जो चीजें थी जो वो गवा सकता था वो गवा चुके हैं। अब डू और डाई वाला सिचुएशन है, और डू और डाई की सिचुएशन में, जंग में वही होता है जो ईरान अभी कर रहा है। ऑफेंसिव एक रुख जो रख रहा है वो कहीं ना कहीं आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपना पक्ष यहाँ पर रखा, अपनी राय रखी, इसके लिए धन्यवाद। वक्त इतना ही था मेरे पास। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।